तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच सोशियोलॉजी की क्लास यानी कि समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स, इधर काफ़ी गैप हो गया आप लोगों के बीच, आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई आप क्योंकि क्लास आप लोगों की हो नहीं पा रही थी। इसका कारण ये है कि मेरी तबीयत ख़राब थी। जो है तबीयत में अब कभी काफ़ी सुधार है, यानी कि मैं ठीक हूँ और जो है थोड़ा बहुत और कसर है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, मुझे चेचक हो गया था, ठीक है? तो चेचक मतलब आप लोग जान ही रहे हैं जिसको चिकन पॉक्स कहा जाता है। तो चेचक हो गया था जिस कारण जो है आप लोगों की क्लास नहीं हो पा रही थी। हालाँकि अब मेरी तबीयत ठीक है, तो आप लोगों के बीच ये क्लास लेकर आ रहा हूँ। वैसे मैं चाह रहा था कि आप लोग जो है क्लास कंटिन्यू अब होगी, क्योंकि अब तक तो मैं अस्वस्थ था, अब स्वस्थ हो गया हूँ। और आप लोगों की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को 2025 में सिलेक्शन ज़रूर मिल जाए। जो आप लोगों की परीक्षाएँ लगी हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है या यूपीपीजीटी है और अन्य परीक्षाएँ जो आपकी लगी हैं, चाहे आपका दिल्ली ट्रिपल एसबी हो या आपका जीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस, आप आरपीएससी, बीपीएससी, एमपी की एमपी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का भी है, किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी जो आप लोग कर रहे हैं। और बाकी आपका अब यूजीसी नेट जेआरएफ का रिज़ल्ट आ ही गया है। तो जिनका हुआ है यूजीसी नेट जेआरएफ में नेट और जेआरएफ, उन लोगों को हमारी तरफ से, हमारे इस यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी की क्लास की तरफ से आप सभी को जो है बधाई हो। आप लोग जो है रिज़ल्ट लेकर आए हैं। तो और जो हमारे नए सोशियोलॉजी के प्रतियोगी छात्र-छात्राएँ हैं, जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, केबीएस, एनबीएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीजीटी, एमपी सेट, दिल्ली ट्रिपल एसबी, आरपीएससी, बीपीएससी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा इत्यादि किसी भी स्टेट से हों, अगर आप सोशियोलॉजी से परीक्षा दे रहे हैं तो आप सभी को भी सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है? जैसे इन लोगों की सफलता मिली है। और जिनका नहीं हुआ है किसी कारणवश यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालीफाई नहीं हुए, वो लोग उदास और हताश, निराश ना हों। जो है जून की तैयारी के लिए अभी से लग जाइए और क्लास को कंटिन्यू जो है देखते रहिए और अपनी पढ़ाई जो है करते रहिए, तो आप लोगों को भी पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और आप जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाले बच्चे हैं और यूपीपीजीटी वाले, इन लोगों को बहुत अच्छा चांस मिला है, तो आप लोग भी जो है उम्मीद करता हूँ पढ़ाई कर रहे होंगे रेगुलर। और मेरी क्लास तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी आपकी जो पुरानी क्लास थी हमारी देख ही रहे होंगे, तो उससे भी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा ही, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। तो लेकिन अब आप लोगों की क्लास रेगुलर होगी, क्योंकि अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ। तो फ्रेंड्स, जो है आपका सोशियोलॉजी की क्लास में स्वागत करते हैं। और मैं पुजारी आर्य, आप सभी मुझे पहचान गए होंगे, मैं आप सभी के बीच सोशियोलॉजी क्लास लेकर आता ही हूँ। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज तो बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, क्योंकि आज काफ़ी दिन बाद आपकी क्लास शुरू हो रही, तो जिस कारण से ये क्लास जो है कंटिन्यू होगी। और अभी आज पहला दिन है, काफ़ी दिन, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं आप सभी के बीच ये पहला क्वेश्चन क्या है। बाकी आप लोग जो पुराने हमारे प्रतियोगी छात्र-छात्राएँ हैं, वो लोग जान ही रहे हैं कि हमारी क्लास कैसी होती है और कितना इम्पोर्टेंट है। रिज़ल्ट देख के तो आप लोगों को लग ही गया होगा। और जो नए प्रतियोगी छात्र-छात्राएँ हैं, वो लोग भी देखेंगे तो जान ही जाएँगे, क्योंकि क्लास का बेनिफिट आप लोगों को आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर मिलेगा। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, उस चैनल को शेयर कर दीजिए। शेयर करने से आप के जैसे और मित्रों को इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट प्राप्त हो सकेगा, ठीक है? और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और क्लास के अंत में अपना कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए कि क्लास कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है? तो ये देखिए क्लास जो है, मैं कोशिश करता हूँ आप सभी के बीच सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कर दूँ, कोई चीज़ छिपी ना रहे। देखिए क्लास किस लिए है, इन परीक्षाओं के लिए है, ठीक है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो भी सोशियोलॉजी से और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आज देखते हैं आप लोगों के बीच क्लास में क्या है फ्रेंड्स। तो समय काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 आपका ये कह रहा है, उम्मीद करता हूँ आप लोग कापी और पेन लेके भी बैठे होंगे। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है। ये देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है।
तो आपका ऑप्शन ए है ग्लोबलाइजेशन, मिशेल फूको बता रहा है ये। ऑप्शन बी कह रहा है ग्लोबल कल्चर, एम फेदरस्टोन महोदय बता रहा है। और ऑप्शन सी कह रहा है हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म, आई वालस्टीन बता रहा है ये। और ऑप्शन डी कह रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, एंथोनी गिडेंस का बता रहा है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रश्न जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित, यानी कि कोई एक सही नहीं सुमेलित है, बाकी सभी सही सुमेलित है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका देखिए आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए जो है ग्लोबलाइजेशन, ये मिशेल फूको महोदय का नहीं है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये अगर मिशेल फूको का नहीं है ग्लोबलाइजेशन, तो ये फिर किसका हो जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये आपका आर रॉबर्टसन महोदय का है। ठीक है, तो ये आपका रॉबर्टसन महोदय का है ऑप्शन ए, ना कि आपका मिशेल फूको का है। बाकी आपका ये जो ऑप्शन बी है ग्लोबल कल्चर, एम फेदरस्टोन महोदय की, ये सही है, सी सही है, डी सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका मिशेल फूको की जगह आपका हो जाएगा रॉबर्टसन महोदय। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। अभी भी मैं पूरा देखा जाए तो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को परीक्षाएं लगी थी, इसलिए आप लोगों को क्लास ज़रूरी थी। तो हमने सोचा कुछ ना कुछ कंटिन्यू क्लास होनी चाहिए, तो लेके प्रश्न लेकर आया हूँ। देखिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है क्लास कराने में, आप लोगों को इस चीज़ को एहसास होगा ही। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 2, क्योंकि मैटर तैयार करना परीक्षा के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हो, ऐसा तो है नहीं जो मैटर बना लो। तो जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं आप सभी के बीच आता हूँ। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, ये कह रहा है किसने चरण अप्रवास की अवधारणा प्रारंभ की। कह रहा है किसने जो है ये चरण अप्रवास की अवधारणा प्रारंभ की। ये चरण अप्रवास की बात कर रहा कि ये अवधारणा किसने प्रारंभ की। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है रवि स्टेन। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है डीजे बॉग, ऑप्शन सी कह रहा है के डेविस यानी किंग्सली डेविस, ऑप्शन डी कह रहा है आशीष बोस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। खासकर ये जो प्रश्न है यूजीसी नेट जेआरएफ वाले असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ज़रूर ध्यान दें, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसने चरण अप्रवास की अवधारणा प्रारंभ की है। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा रवि स्टेन महोदय हैं ये। ठीक है, इन्होंने ही, ये देखिए मैं गहरा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भूले ना, रवि स्टेन महोदय ही चरण अप्रवास की अवधारणा की प्रारंभ की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या आप लोगों का क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर, ये आपका 3 नंबर प्रश्न आ गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिएगा परीक्षा के बीच से। ये आपका प्रश्न 3 कह रहा, सामाजिक कोश का सिद्धांत का प्रवर्तन किसने दिया। क्या सामाजिक कोश का सिद्धांत का प्रवर्तन किसने दिया। ठीक है, ये प्रवर्तन किसने दिया कह रहा। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है एल ड्यूमंड यानी कि लुई डूमा महोदय हो गए, ऑप्शन बी जेसी कोल्डवेल, ठीक है, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस, ऑप्शन डी एफ नोट स्टीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। ये प्रश्न जो है आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले मैं बार बार कह रहा हूँ, और जिनका आप सभी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, और यूजीसी नेट जेआरएफ वाले तो बराबर ध्यान दें, और पीजीटी वाले यूपी पीजीटी जिनका परीक्षा लगा, ऐसा ना सोचे कि ये प्रश्न आपके नहीं, ये प्रश्न आपके भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं ही लेके आता हूं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं या परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और फिर पुनः पूछे जाने की संभावना रहती है, और कुछ इसमें नया प्रश्न इंक्लूड किए रहता हूँ जो उम्मीद यही रहती है कि ये प्रश्न संभवतः परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए क्या है, ये एल ड्यूमोंट यानी कि लुई डूमा महोदय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ऑप्शन ए सही है। सामाजिक कोश का सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया है, तो लुई डूमा महोदय ने कर रखा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न अगर आप ध्यान देते हैं ना
और कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो नोट करते हुए भी चलिएगा आप लोग। ये प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, यह किसकी अवधारणा है कि मातृतंत्र की समाप्ति जाति का वैश्विक ऐतिहासिक पराजय थी। ठीक है, प्रश्न यही कह रहा, यह किसकी अवधारणा है कि मातृतंत्र की समाप्ति जाति का वैश्विक ऐतिहासिक पराजय थी। तो आपका ऑप्शन ए जॉन पॉल, ऑप्शन बी नैन्सी चोडोरोव, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, ये कहीं कहीं फ्रेडरिक एंजल्स भी लिखा रहता, तो जी है क्योंकि जी को जा और गार्डन में पढ़ लेते हैं, तो फ्रेडरिक एंजल्स या फ्रेडरिक एंगल्स एक ही बात है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, जो हमारे नए छात्राएं हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मातृतंत्र की समाप्ति जात का वैश्विक ऐतिहासिक पराजय थी। तो ये आपके फ्रेडरिक एंजल्स महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन डी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है नोट करके रखेंगे। ये सब प्रश्न मैं देखिए आप लोगों को इकट्ठा ला के कर देता हूँ। ये सब एक प्रश्न अगर आप ढूंढेंगे इकट्ठा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके फ्रेडरिक एंजल्स महोदय की अवधारणा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 5 आ गया आपका। ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर 5 ये क्या कह रहा है, आप लोग नोट करते हुए चलिए। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प चुनें। ये सही नहीं सुमेलित है, नहीं ध्यान दिया करिए हमेशा। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा, आप लोग ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, शर्मिला रेगे ये दलित महिला बता रहा है। इसका ऑप्शन शर्मिला रेगे को दलित महिला बता रहा है। और ऑप्शन बी कह रहा है आपका सुशीला कौशिक, तो महिला तथा पंचायती राज व्यवस्था की इनको बता रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है मधु किसेश्वर, उद्योग जगत का इनको बता रहा है मधु किसेश्वर का। और आपका ऑप्शन डी लीलाधर दुबे को बता रहा है महिला तथा नारी, महिला तथा नातेदारी की बातें ये करती हैं लीलाधर दुबे मैडम। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं सही सुमेलित ये कह रहा ना, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका ये शर्मिला रेगे जो है महिला दलित महिला चिंतक हैं, ये तो सही आपका है। ठीक है, और सुशीला कौशिक महिला तथा पंचायती राज ये भी आपका सही है। इसमें कह रहा कौन सा नहीं सही है। और आपका देखिए ऑप्शन डी लीला दुबे महिला तथा नातेदारी की बातें ये भी करती, ये भी सही है। तो बचा क्या आपका ऑप्शन सी, यानी कि मधु किसेश्वर। ये मधु किसेश्वर ये उद्योग की बातें नहीं करती हैं, फिर ये किस चीज़ की, ये दहेज की बातें करती हैं आपके मधु किसेश्वर। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उद्योग की बातें ना करके दहेज की बातें करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। लोग बताइए।
कि महिला सशक्तिकरण वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था। तो ठीक है, इसका आंसर दीजिए। तो ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा ये 2001। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8, ये ध्यान दीजिए, 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका। ये प्रश्न नंबर 8 कह रहा है आपका, नोट करते हुए चलिए आप सब। 8 नंबर कह रहा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर चुनिए। ये भी सुमेलित का है, कह रहा है कौन सा सही नहीं सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें पहचान कर सही उत्तर चुनना है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए कह रहा है, क्या कह रहा है, सोशल फ्रेम ऑफ एंड इंडस्ट्री, कार्ल मार्क्स का बता रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है वर्कर्स फैक्ट्रीज एंड सोशल चेंज इन इंडिया लेम्बर्ट, ये क्या कह रहा है, वर्कर्स फैक्ट्रीज एंड सोशल चेंज इन इंडिया। ठीक है, तो रिचर्ड डी लेम्बर्ट का बता रहा है। ये देखिए रिचर्ड डी लेम्बर्ट यहाँ आ गया है इनका नाम। तो आपका ऑप्शन सी कह रहा फूट लूज लेबर वर्किंग इन इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर, तो ये आपका जैन ब्रीमैन का बता रहा है। और ऑप्शन डी करा वर्कर्स कॉन्शियसनेस एंड ट्रेड यूनियन रिस्पांस, तो ER रामास्वामी का बता रहा है ये। तो इसका कौन सा कह रहा सही नहीं सुमेलित है इसमें से, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन ए, ये कार्ल मार्क्स जो दे रखा है, ये कार्ल मार्क्स सोशल फ्रेम ऑफ एंड इंडस्ट्री के नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका कार्ल मार्क्स नहीं है। तो इसके फिर कौन है, अगर कार्ल मार्क्स नहीं है तो इसका ऑप्शन ए का कौन हो जाएगा। अगर कार्ल मार्क्स नहीं है तो आप लोग नोट करते हुए चलिए, तो इसका आपका NR सेठ हो जाएंगे। कौन हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए का नोट कर लिए N, ठीक है, R सेठ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, NR सेठ हो जाएंगे, ये नाम है इनका, ये सोशल फ्रेम ऑफ इन इंडस्ट्री का। बाकी आपका ये जो है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये सही सुमेलित है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 9, ये प्रश्न उत्तर नंबर 9 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषण के संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं, यह अवधारणा किसकी है। प्रश्न कह रहा प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषण के संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं, यह अवधारणा किसकी है। तो ऑप्शन ए कह रहा अगस्ट काम्ट की, ऑप्शन बी कह रहा इमाइल दुर्कीम, ऑप्शन सी कह रहा मैक्स वेबर, ऑप्शन डी कह रहा कार्ल मैनहाइम की। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, प्रश्न नंबर 9 का आंसर दीजिएगा। तो ये अवधारणा आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, मैक्स वेबर महोदय की है। ठीक है, ये अवधारणा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मैक्स वेबर महोदय की हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कापी पेन लेके बैठे होंगे आप लोग, इसको नोट करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि मैक्स वेबर का जो महोदय हैं इनको जान ही रहे हैं। ये 21 अप्रैल 1864 को जन्म हुआ है और 14 जून 1920 को इनकी जो है मृत्यु हुई थी। और ये एक जर्मन समाजशास्त्री हैं, ठीक है, और शास्त्री भी रहे हैं। इन्हीं का विचार है ये, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये अवधारणा इन्हीं की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 9 भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 10 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित। ये भी देखिए सुमेलित का कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर का चयन करें। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा भूमिका की आंतरिक संरचना SF नाडेल बता रहा है। ऑप्शन बी कह रहा मिथक की संरचना क्लाउड लेवी स्ट्रास बता रहा है। ऑप्शन सी कह रहा अनुष्ठानों के प्रकार AR रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन डी कह रहा मूल तथा व्युत्पन्न आवश्यकताएं टालकट पार्सन्स की बता रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का, तो आप लोग बताइए जो है
कह रहा कि इसमें से कौन सा सही नहीं सुमेलित है। तो आप ये ध्यान दीजिए, इसका आंसर ये ऑप्शन डी हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा, ये जो ऑप्शन डी है ना आपका, ये मूल तथा व्युत्पन्न आवश्यकताएं टालकट पार्सन्स की ये नहीं है, ठीक है। आपका मूल तथा व्युत्पन्न आवश्यकताएं ये टालकट पार्सन्स का नहीं है। तो ये फिर मूल तथा व्युत्पन्न आवश्यकताएं फिर किसका हो सकता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपका बी मालिनोव्स्की का है, ठीक है। बी मालिनोव्स्की का है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बी मालिनोव्स्की का है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। और बाकी आपका ये जो भूमिका की आंतरिक संरचना है एस.एफ. नाडेल का, ये भी सही आपका है, ठीक है। और मिथक की संरचना क्लाउड लेवी स्टार्स का है, ये भी आपका सही है, ऑप्शन बी भी। और ऑप्शन सी अनुष्ठानों के प्रकार ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन का है, ये भी आपका सही है। बाकी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एस.एफ. नाडाल महोदय को आप लोग जान ही रहे हैं। नाडेल एक संरचना आत्मक सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, और इनका जो संरचनात्मक सिद्धांत जो भूमिका संबंध के ताने बाने यानी कि नेटवर्क जो रहा है, इन्हीं आधारों पे ये अपने को महत्वपूर्ण संरचनात्मक रूप से अपना स्थान रखते हैं। और संरचनात्मक वस्तु घटनाओं एवं घटना के क्रम ऐसे अनुभवपरक तथ्यों को प्रकट करती है जिसका विश्लेषण इन्होंने बाकायदे कर रखा है आपके एस.एफ. नाडेल महोदय ने, ठीक है। और आपके जो मिथक की संरचना क्लाउड लेवी स्टार्स हो गए, इन्होंने क्लाउड लेवी स्टार्स महोदय को जाए ना कि इन्होंने पौराणिक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, देवी देवताओं से संबंधित पौराणिक कथाओं को ये मिथक कहते हैं, ठीक है। इनका विश्वास ना हो के इसको ये एक मिथक के तहत मानते हैं। ये कहते हैं मिथक वास्तव में आशा स्वरूप है, प्रत्येक मिथक एक जटिल समस्या का समाधान है, और मिथक सामूहिक स्वप्न के समान होते हैं। स्वप्न दबी हुई इच्छाओं को नरक होता है, उसी तरह मिथक भी आंतरिक प्रेरणाओं से संचालित होता है। ये किसकी विचारधारा है, क्लाउड लेवी स्टार्स महोदय का। और आपके जो ये ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन महोदय हो गए, जो सामाजिक मानवशास्त्री रहे हैं, और इनका कहना है कि सामाजिक संरचना का सिद्धांत इन्होंने अपने सामाजिक संरचना का जो सिद्धांत दे रखा है, इन्होंने अंडमान द्वीप समूह के निवासियों को जो विस्तार रूप से अध्ययन कर रखा है, उसी समय ये सामाजिक संरचना के सिद्धांत के बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक से बता रखा है, ठीक है। और आपके ये जो मूल तथा व्युत्पन्न आवश्यकताएं आपके बर्नौला मालिनोव्स्की हो गए, ये एक मनोवैज्ञानिक जो है आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सांस्कृतिक की स्वयं अपनी कुछ आवश्यकताओं को जन्म देती है, ये कहते हैं, जिन्हें व्युत्पन्न आवश्यकताएं कहा जाता है। मालिनोव्स्की जो है कुछ व्युत्पन्न आवश्यकताओं को जो बता रखे हैं, आप लोगों को पता होगा। जैसे इन्होंने कहते हैं व्युत्पन्न आवश्यकताएं क्या है, सांस्कृतिक साधनों का पुनर्नवीकरण है, हाँ जी, ठीक है। और सांस्कृतिक बहुतर के रूप में इसको इन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए मानते हैं। और व्यवहारों के नियमन की आवश्यकता सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप देखते हैं। मानव संस्थानों के पुनर्नवीकरण को जो है शिक्षा के रूप में देखते हैं। शक्ति का संगठन राजनीतिक संगठन के रूप में देखते हैं। कौन, ये आपके मालिनोव्स्की महोदय की जो है बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 10 भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न आप लोग नोट करिए क्या कह रहा है। कह रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये आपका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है एस.एफ. नाडेल, ऑप्शन बी कह रहा है क्लाउड लेवी स्टार्स, ऑप्शन सी कह रहा है बी मालिनोव्स्की, ऑप्शन डी कह रहा है ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसका आंसर प्रश्न नंबर 11 का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, मुझे पता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्या है ऑप्शन डी, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन महोदय हैं इसका आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक आपके रेडक्लिफ ब्राउन महोदय हैं, क्योंकि रेडक्लिफ ब्राउन जो है एक संरचना एवं प्रकारवादी आदिम समाज के प्रकारात्मक दृष्टिकोण में जो है इन्होंने विस्तार से अध्ययन कर रखा है। और इनकी जो पुस्तक ये है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी में संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत का विश्लेषण इन्होंने किया है। और यह पुस्तक इनकी 1952 में आई थी। कब आई थी ये पुस्तक इनकी, नोट कर लीजिएगा। ये जो 1952
1952, ठीक है, 1952 नोट करते हुए सन, क्योंकि पूछा जाता है इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा 1952। और आपका जो ये एस.एफ. नाडेल महोदय हैं, इनकी जो पुस्तक है न्यूपो रिलीजन 1900, ये आपका ऑप्शन ए जो है, इनको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इनकी जो पुस्तक है न्यूपो रिलीजन, ये 1954 में आई थी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा 1954 में आई थी। और आपका ये जो क्लाउड लेवी स्टार्स हैं, ट्रैफिक, जो इनकी पुस्तक थी 1955 में आई थी, ठीक है, क्लाउड लेवी स्टार्स महोदय की 1955, नोट करते हुए चलिएगा, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए नोट कर लीजिए, ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ट्रैफिक, ठीक है। और आपका ये हो ही गया, क्या नाम है, ये आपके मलिनोव्स्की का जो है एर्गोनॉट ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, जो 1922 में इन्होंने लिख रखा है, ठीक है, मलिनोव्स्की महोदय, ये जो है आपके, इसको भी नोट करें 1922। उम्मीद करता हूँ ये आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। ये मलिनोव्स्की का एर्गोनॉट ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक इनकी है 1922। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आप सभी का, आइए। ये प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 12 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है, किसने कहा है कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं। क्या कह रहा है ये, किसने कहा है, क्या कहा है कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है क्लाउड लेवी स्टार्स, ऑप्शन बी कह रहा है जे पॉल सार्त्रे, ऑप्शन सी कह रहा है जे.पी. मर्डॉक, ऑप्शन डी कह रहा है एस.एफ. नाडेल। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं, ये आपके क्लाउड लेवी स्टार्स ने कहा है। तो ऑप्शन ए इसका क्लाउड लेवी स्टार्स, ये सही हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपकी समझ में आ गया, क्योंकि क्लाउड लेवी स्टार्स जो समाज को एक मानसिक क्रिया माना है, स्टार्स का संरचनात्मक मानसिक प्रक्रिया जो समस्त मानव जात एवं संस्कृति में सार्वलौकिक है, समाज मानसिक संरचनाओं का परिणाम है। क्लाउड लेवी स्टार्स का मानना है कि मनुष्य का मस्तिष्क रचना मूलक कार्य का यंत्र सा है, संरचना खोजना मस्तिष्क का स्वाभाविक लक्षण है। ये आपके क्लाउड लेवी स्टार्स महोदय की अवधारणा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा आप सभी के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी का। तो फ्रेंड्स आज ये बहुत कम प्रश्न थे, 12 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ 12 प्रश्न आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि, और ये 12 प्रश्न इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, खासकर यूजीसी नेट जेआरएफ वाले बच्चे ज़रूर ध्यान दें। तो आई होप आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।